हेलो एवरीवन, दिस इज रविचंद्र यूपीएससी सीएससी वेलकमिंग ऑल ऑन समर्थ है एंड जुडिशरी टैक्सेशन ला की बात कर रहे थे, उसको कंटिन्यू करेंगे। कल मैंने आपसे बोला था कि रेसिडेंशियल स्टेटस और टैक्स इंसिडेंस की जो बात होती है उसमें एक बहुत बड़ा मैटर कर रहा था वो सेक्शन 9। तो सेक्शन 9 देखो बहुत बड़ा है, उसको पार्ट वाइज में बात करेंगे। आज प्रॉपर सेक्शन 9 के उस यूनिट की बात कर लेंगे, उस सबसेक्शंस की बात कर लेंगे, क्लाउजेज की बात कर लेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रेसिडेंशियल स्टेटस को समझने के लिए। ठीक है, बाकी जब मैं आपको हेड्स पढ़ाऊंगा, हेड्स ऑफ इनकम्स, सैलरीज है, कैपिटल गेन्स है, जो भी और चीज़ें हैं उसमें धीरे धीरे सेक्शन 9 की ओर हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आप लोगों का प्यार चैनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अभी मैं इसको और डीप पढ़ाऊंगा जितना टैक्सेशन हो सकता है, उसके बाद जल्दी ही फिर एडीआर वगैरह बचा वो सबको खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए देखते हैं। अब सेक्शन 9 जब मैं कल आपको पढ़ा रहा था, अगर आपको याद हो तो कल मैं जब आपको खत्म किया था तो फिर मैंने आपको सेक्शन 5 की बात करी थी, स्कोप ऑफ टोटल इनकम का। उसमें मैंने बोला था कि अगर आप रेसिडेंट हो तो आपको किन किन चीज़ों पे इनकम टैक्स देना पड़ेगा, या फिर किन किन चीज़ों को टोटल इनकम के अंदर जोड़ते हैं। जिसमें पहला था कि आपको इंडिया में कोई भी ऐसा रिसीव्ड अमाउंट है जो रिसीव्ड हो चुका है। ठीक है, पहला एक्रूजेज और अराइजेज और इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज टू हिम इन इंडिया ड्यूरिंग सच ईयर, इसकी बात किया था एक। और एक थर्ड यूनिट था अक्रूज और अराइजेज टू हिम आउटसाइड इंडिया ड्यूरिंग सच ईयर। पर प्रॉब्लम क्या था कि अगर इंडिया से बाहर अराइज हो रहा है तो आपको बताना पड़ेगा कि वो जो बिजनेस कंट्रोल्ड है वो एक्चुअली में उसका कोई पार्ट इंडिया में है या फिर क्या है। जो भी मैंने आपको कल बताया था दैट सेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 6 द इनकम विच अक्रूज और अराइजेस टू हिम आउटसाइड इंडिया शैल नॉट बी सो इंक्लूडेड अनलेस इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड इन और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। कंप्लीटली आउटसाइड इंडिया है तो कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, उसी तरीके से इसका 5.2 क्या था कि अगर आप नॉन रेसिडेंट हैं तो आपको जो इंडिया से रिसीव हुआ है और एक्रूज और अराइजेज और इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज टू हिम इन इंडिया ड्यूरिंग सच ईयर। नॉन रेसिडेंट हैं आप और बाहर से कुछ कमा रहे हो उससे हमें को मतलब नहीं है। रेसिडेंट हैं, अगर आप कमा रहे हो इंडिया में तो जो यूनिट इंडिया में है उससे आपको पेमेंट करना पड़ेगा। आप नॉन रेसिडेंट हो, मान लो नॉन रेसिडेंट हो और आपको बाहर वाले यूनिट से कुछ पैसा आ रहा है। मैंने कल आपको एक डेनमार्क वाला एग्जांपल दिया था, एक अमेरिका का एग्जांपल दिया था कुछ, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं अपन। अब उसी में एक बात बार बार इसमें अगर आप देखोगे तो ध्यान से, तो वो आ रहा है कि एक्रूजेज और अराइजेज और इज डीम्ड टू अक्रू और अराइज हिम इन इंडिया ड्यूरिंग सच ईयर मतलब प्रीवियस ईयर। अब इसी को सेक्शन 9 में क्या कहता है उसकी बात करते हैं। देखो सेक्शन 9 साफ साफ कहता है इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। किसको बोलेंगे कि वो पैसा भारत में अराइज हुआ है या भारत का ही पैसा है वो, उसके ऊपर आपका इनकम टैक्स देना लाजमी है। कहता है द फॉलोइंग इनकम्स शैल बी डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया। कौन कौन? ऑल इनकम अक्रूइंग और अराइजिंग वेदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, चाहे वो डायरेक्टली आपको आ रहा है इनडायरेक्टली आ रहा है। कहां से? 4 सोर्सेज, 4 कलर में मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, ध्यान से देखो। पहला, फ्रॉम एनी बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, कोई ना कोई बिजनेस कनेक्शन इंडिया में है उसका, पहला। दूसरा, थ्रू और फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया। तीसरा, थ्रू और फ्रॉम एनी एसेट और सोर्स ऑफ इनकम इन इंडिया। चौथा, थ्रू द ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। ये 4 अगर है तो हम उसको बोलेंगे कि इनकम कहां से जनरेट हो रहा है, एक्रू हो रहा है, राइज हो रहा है भारत में। आगे कहता है एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस क्लाउज, कहता है अगर कोई ऑपरेशंस मान लो ऐसा है जो इंडिया में कैरीड आउट तो नहीं हो रहा पर उसका कुछ पार्ट इंडिया में हो रहा है, कुछ पार्ट। अब वो पार्ट केस बाय केस अलग हो सकता है। अब वो मान लो कि एक्चुअल कंट्रोल नहीं है, डी एक्चुअल मतलब कंप्लीट एक्चुअल कंट्रोल नहीं है, फिर डिज्यूरे कंट्रोल जिसको बोलते हैं, कुछ कंट्रोल है। तो कुछ ऑपरेशंस अगर उस इनकम का इंडिया से अराइज हो रहा है, मतलब उसका कुछ बिजनेस का ऑपरेशन जो है वो इंडिया में हो रहा है, तो उसको बोलेंगे कि हाँ वो इंडिया में जनरेट हो रहा है या फिर इंडिया में उससे कोई ना कोई कनेक्शन है। डायरेक्टली कनेक्शन नहीं तो इनडायरेक्टली कनेक्शन है। ठीक है, आगे कहता है इन द केस ऑफ अ नॉन रेसिडेंट नो इनकम शैल बी डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया टू हिम थ्रू और फ्रॉम ऑपरेशंस व्हिच आर कन्फाइंड टू द पर्पसेज ऑफ गुड्स परचेज ऑफ गुड्स इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट। अगर आप नॉन रेसिडेंट है, कंपनी है, फर्म है और इंडिया में आते हैं, कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, तो उसके ऊपर इनकम टैक्स आपको नहीं देना है। ठीक है, चलिए अभी तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आगे देख लेते हैं। इन द केस ऑफ अ नॉन रेसिडेंट बीइंग अ पर्सन इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ रनिंग अ न्यूज एजेंसी और ऑफ पब्लिशिंग न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल्स, नो इनकम शैल बी डीम्ड टू अक्रू और अराइज इन इंडिया टू हिम थ्रू और फ्रॉम एक्टिविटीज व्हिच आर कन्फाइंड टू द कलेक्शन ऑफ न्यूज एंड व्यूज इन इंडिया फॉर ट्रांसमिशन आउट ऑफ इंडिया। ठीक है, इतनी चीजें सिंपल चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन 7D क्या कहता है, मतलब सेक्शन 9 के अंदर आप देखो तो डी क्या कहता है। इन द केस ऑफ अ नॉन रेसिडेंट के केस में बीइंग एन इंडिविजुअल हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, मान लो कोई ऐसा इंडिविजुअल हो जो इंडिया का सिटीजन नहीं है, या अ फर्म व्हिच डज नॉट हैव एनी पार्टनर हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया और हु इज अ रेजिडेंट इन इंडिया,
देखो पहली बार सिटीजन वर्ड में यूज कर रहा हूँ टैक्सेशन लॉ में, ऐसे अभी तक यूज किया था नहीं, मैंने कहीं भी नहीं किया था। तो अगर इन द केस ऑफ नॉन रेजिडेंट, आप नॉन रेजिडेंट है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है, फॉर्म भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। विंग एक ऐसा इंडिविजुअल जो इंडिया का सिटीजन नहीं है, या फिर कुछ ऐसा फॉर्म है जिसमें कोई पार्टनर आपका इंडिया का नहीं है या रेजिडेंट नहीं है, या कोई भी ऐसा कंपनी जिसमें शेयर होल्डर इंडिया का नहीं है, रेजिडेंट नहीं है, और मान लो उस केस में कोई भी इनकम shall be deemed to accrue or arise in India to such individual। अगर कोई सिनेमेटोग्राफिक फिल्म शूटिंग वगैरह पे आप इंडिया में आ रहे हैं तो आपको बोला नहीं जाएगा कि आपने इंडिया से कुछ इनकम आपको अक्रू हुआ है, उस शूटिंग के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, शूटिंग के लिए, मूवी के लिए नहीं, शूटिंग के लिए कह रहा हूं। अब कहता है कि मान लो आपने कुछ इंडिया में, आप मान लो नॉन रेजिडेंट है, कंपनी चल रहा है आपका, पर आपने कुछ ऐसे लोगों को हैबिचुअली इंडिया में एम्प्लॉय कर रखा है, या फिर कुछ ऐसे बिजनेस एक्टिविटीज कैरी करवा रहे हो कुछ ऐसे लोगों से जो नॉन रेजिडेंट के बिहाफ में एक्ट कर रहा है, जो एक्चुअली इसी तरह की सर्विसेज में इंडिया में इन्वॉल्व है। परचेज ऑफ गुड्स और मर्चेंडाइज फॉर द नॉन रेजिडेंट हैज नो सच अथॉरिटी बट हैबिचुअली मेंटेन्स इन इंडिया स्टॉक ऑफ गुड्स और मर्चेंडाइज फ्रॉम विच ही रेगुलरली डिलीवर्स गुड्स और मर्चेंडाइज ऑन बिहाफ ऑफ द नॉन रेजिडेंट, और हैबिचुअली सिक्योर्स ऑर्डर इन इंडिया मेनली और होली फॉर द नॉन रेजिडेंट और फॉर अदर पर्पस। तो इस केस में इस एक्सप्लेनेशन के अंदर अगर इन लोगों से आप ले रहे हो जो इंडिया एम्प्लॉयड है, इंडिया में आपने एम्प्लॉय कर रखा है इस पर्पस के लिए, तो बोल सकते हैं कि वो जो है बेसिकली उसका जो इनकम ऑपरेशन है, वो जो बिजनेस का इन लोगों के द्वारा जो इनकम जनरेट हो रहा है, वो उस फर्म के लिए, वो नॉन रेजिडेंट इनकम उस कंपनी के लिए एक तरीके का इंडिया में कोई ना कोई बिजनेस सेटअप ऑपरेशन से उससे पैसा आ रहा है। ठीक है, अगर ये चीज कोई ब्रोकर करे तो उसको नहीं बोल सकते, जिसका काम मान लो जैसे ब्रोकर है। आगे देखो कहता है प्रोवाइडेड दैट सच बिजनेस कनेक्शन शैल नॉट इंक्लूड। अब इसमें उस बिजनेस कनेक्शन को हम नहीं जोड़ेंगे, मान लो कोई बिजनेस एक्टिविटी जो कैरी करो, कोई ब्रोकर है, जनरल कमीशन एजेंट है, कोई अदर एजेंट जो इस तरह के इंडिपेंडेंट स्टेटस पे काम करता है, इफ सच ब्रोकर, जनरल कमीशन एजेंट और एनी अदर एजेंट हैविंग एन इंडिपेंडेंट स्टेटस इज एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज बिजनेस। तो मतलब मेरा बिजनेस ये मीडिएशन का कुछ ऐसा ब्रोकर का, तो फिर हम उसको नहीं बोलेंगे। आपने स्पेसिफिकली अगर इन तीनों में से किसी को इंप्लॉय कर रखा है, जो नॉन रेजिडेंट आपने किसी को इंप्लॉय कर रखा है और उसका बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में हो रहा है, जैसे मैं हूं, मैं तो कोई ब्रोकर नहीं हूं, मेरे को कोई लेके करता है, तो जो इनकम एक्टिविटी मैं जनरेट कर पा रहा हूं उस कंपनी के लिए, वो उसका इंडिया में इनकम हो जाएगा, उसके ऊपर उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। प्रोवाइजो कहता है दैट वेयर सच ब्रोकर, जनरल कमीशन एजेंट और एनी अदर एजेंट वर्क्स मेनली ऑन होली ऑन बिहाफ ऑफ अ नॉन रेजिडेंट कंपनी, जिसको प्रिंसिपल नॉन रेजिडेंट कंपनी बोलेंगे या फिर प्रिंसिपल नॉन रेजिडेंट पर्सन बोलेंगे, और अदर नॉन रेजिडेंट की श्योर के लिए काम कर रहा है, जो कि कंट्रोल कौन कर रहा है? नॉन रेजिडेंट। मान लो मैं एक ब्रोकर हूं और मैं किसी और नॉन रेजिडेंट से काम, मतलब किसी अंडर में काम कर रहा हूं, वो प्रिंसिपल नॉन रेजिडेंट के अंदर में काम कर रहा है, मतलब एक स्टेप मैं हो गया, फिर मैं किसी और के अंदर में काम कर जो भी नॉन रेजिडेंट है, और ये भी किसी ऐसे नॉन रेजिडेंट के अंदर में काम कर रहा है जो प्रिंसिपल है, मतलब इनडायरेक्टली यहां से कनेक्टेड है, तब इसमें ये चीज का जो बेनिफिट अभी मैंने आपको बोला कि ब्रोकर को मिलता है, वो नहीं मिलेगा। फिर उसको बोलेंगे बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में सेटअप है, उसको फिर ही शैल नॉट बी डीम्ड टू बी अ ब्रोकर, जनरल कमीशन एजेंट और एन एजेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट स्टेटस, क्योंकि ये तो इसके लिए काम कर रहा है ना, इनडायरेक्टली तो इसके लिए काम कर रहा है ना, भले इसके अंडर में काम कर रहा है, काम तो इसका इनडायरेक्टली इसके लिए ही कर रहा है, तो इस केस में नहीं बोलेंगे। अगर एक नॉन रेजिडेंट दूसरे नॉन रेजिडेंट को इंप्लॉय कर रहा है, वो किसी रेजिडेंट को इंप्लॉय कर रखा है, तो इस केस में ब्रोकर या जनरल कमीशन एजेंट का काम नहीं है, तब इसको नहीं बोलेंगे कि वो फ्री है। ये प्रोवाइजो है, दिमाग में आपको रखना है। इतना ही हमारे लिए अभी के लिए इंपॉर्टेंट था, बाकी तो सैलरीज हेड्स की बात कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया बताओ यार, कुछ कमेंट वगैरह किया करो, मैं ऐसे लग रहा है बस बताया जा रहा हूँ, कुछ बोल ही नहीं रहा कोई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा चीजें, कुछ मिस्टेक्स हो रहे, एक बार दो बार वीडियो को देखो तो ज्यादा समझ में आएगा। कई बार मुझे भी कई बार बोलने में ना कुछ ऐसे सेंटेंसेज बोलना कुछ होता है, कई बार बोल कुछ जाता हूँ, तो आप मेरे को बता देना कि कमेंट में, ताकि मैं उसको अगली बार करेक्ट कर सकूँ। ठीक है, कई बार हो जाता है बोलने में रेजिडेंट की जगह नॉन रेजिडेंट निकल गया, कुछ ऐसा हो जाए तो चलिए ठीक है, इतना आपको दिमाग में भी रखना है। अब देखिए केस है वीवीआर एन सुबैया छेतियार वर्सेस सीआईटी का केस है, 1951 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। अब इसके फैक्ट्स को देखो पहले, फिर बताता हूँ। अब इसमें क्या था कि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो करता था, वो सेलोन श्रीलंका का पुराना नाम है, वहां पे उसका एक बिजनेस था, वहां पे उसकी फैमिली, उसके बच्चे रहते थे, उसकी माँ जो थी वो इंडिया में रहती थी। अब वो इंडिया में किसी लिटिगेशन के पर्पज से आता है, 101 दिन के लिए इंडिया में रुकता है। अब इनको कह रहे थे, और उसके बीच उसने एक पार्टनरशिप फॉर्म भी स्टार्ट किया अपना इंडिया में, बेसिकली वो लिटिगेशन के पर्पज से, फैमिली डिस्प्यूट के मैटर से कुछ इंडिया में आया था। तो क्वेश्चन नहीं उठता कि क्या वो रेजिडेंट हुआ ब्रिटिश इंडिया का, क्योंकि वो 1922 वाला इनकम टैक्स एक्ट लगा हुआ था, सेक्शन 4A-B इस पे लगा हुआ था। तो क्या वो इनकम टैक्स एक्ट जो अभी सेक्शन 6 में आपको कल बताया था कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाला जो कॉन्सेप्ट अगर आपको याद हो, देखो कल दिखा ही देता हूं मैं, आप लोगों को याद तो होता है नहीं कुछ, देखो सेक्शन 6(2) है ना, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली फॉर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इन एवरी केस एक्सेप्ट जहां पे उसका टोटल कंट्रोल बिजनेस का इंडिया से बाहर है। अगर इंडिया से बाहर नहीं है तब तो वो मतलब इंडिया में उसका कुछ भी कंट्रोल है, अगर उसी कंट्रोल को यहाँ पे डिफाइन किया गया था कितना होना चाहिए। ठीक है,
तो ये जो सुबैद छथियार का जो केस है, इसमें यही चीज हुआ था कि अगर वो 101 दिन के लिए इंडिया में रह रहा है और उसका कुछ बिजनेस वगैरह इंडिया में है, तो क्या वो ब्रिटिश इंडिया का रेजिडेंट होगा? तो इनकम टैक्स वाले कह रहे थे कि होगा। अब ये बात सुप्रीम कोर्ट में गई, तो सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। इफ कर्ता permanently lives in Ceylon या श्रीलंका and the mere fact that he has a house in India where his mother lives cannot constitute that person the seat of power। अबे सीट ऑफ पावर क्या है? सीट ऑफ पावर क्या है? मान लो अबे श्रीलंका में रहता है, इसका सारा बिजनेस का दिमाग, सारा इसने बिजनेस सेटअप किया वो श्रीलंका में, ये रहता भी श्रीलंका में है और ये कंपनी का ओनर है मान लो, या फिर डायरेक्टर है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कंपनी के डे टू डे अफेयर्स और बड़े बड़े अफेयर्स को क्या कर रहा है? कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। मतलब अगर ये दिमाग ना लगाए तो कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो सीट ऑफ पावर इन द सेंस सीट ऑफ कंट्रोल कहां पे है? श्रीलंका में। और मैं अगर मान लो इंडिया विजिट करता हूं घूमने के लिए, रहने के लिए, जो भी हो, तो क्या मैं इंडिया का रेजिडेंट हो जाऊंगा? क्या जो मेरा वो इनकम आ रहा है, या फिर मैं नॉन रेजिडेंट भी हूं, तो क्या मुझे टैक्स देना पड़ेगा जस्ट बिकॉज कि मैं इंडिया में पैसा कमा रहा हूं? आप तो इंडिया में कमा नहीं रहे हो ना, आप तो भले ही इंडिया में कुछ दिन के लिए आए हो, पर आपका सीट ऑफ पावर तो यहां नहीं है। सीट ऑफ पावर तो स्टिल आपका कहां पे है? श्रीलंका में। वही चीज कहा, इफ ही कम्स टू इंडिया फॉर फैमिली लिटिगेशन देयर इज नो शिफ्ट of power or there is no second center. Here, however, the assessee has to prove as evidence regarding the same. He has to show that actual control of business is outside India. अब यहाँ पे असेसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उसको बताना पड़ेगा कि वो सर जो पैसा आ रहा है ना, वो इंडिया से नहीं आ रहा, वो श्रीलंका से आ रहा है। वो आप एज असेसी आप बताओगे, आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि मेरा सीट ऑफ पावर कहाँ पे? श्रीलंका में। अब ये यहाँ पे कर नहीं पाए थे प्रूफ, तो इनको थोड़ा सा मतलब देना पड़ गया था टैक्स एक बार को, ये मान लिया गया था इनको कि हाँ ये टैक्सेबिलिटी के अंदर में आएंगे। पर इंपॉर्टेंट क्या है? सीट ऑफ पावर, सीट ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहां पे है, वो बहुत मैटर करेगा। अब ये केस बताऊंगा आपको। कहता है द रियल बिजनेस इज कैरिड ऑन वेयर द सेंट्रल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल एक्चुअली अवॉइड्स एंड वेयर इज हेड एंड ब्रेन ऑफ दैट बिजनेस। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। जस्टिस पतंजलि शास्त्री का कहना था कि वेयर इज द हेड एंड ब्रेन ऑफ दैट बिजनेस, वो बहुत मैटर करता है। वो अगर श्रीलंका में, तो वो श्रीलंका में पे करेगा, ना कि इंडिया में। एक ऐसा ही केस मैं दिखाता हूं आपको, देखो। ये केस है ना नरोत्तम एंड पारेख लिमिटेड वर्सेस सीआईटी बॉम्बे का केस है। इसमें क्या हुआ था कि एक कंपनी थी, असेसी कंपनी जो था, वो सब्स्टिट्यूट था, बेसिकली सब्सिडियरी कंपनी थी सिंधिया नेवेस्टिव नेविगेशन लिमिटेड का। अब ये जो कंपनी था वो बॉम्बे में रजिस्टर्ड था, ऑफिस भी बॉम्बे में था, पर ये जो कंपनी काम कर रही थी ना पूरा, ये कहां कर रही थी? श्रीलंका में। इसका प्रॉपर जो क्या नाम है स्टीप ब्रोरिंग का जो बिजनेस था, ये कहां पे था? श्रीलंका में था। अब ये कह रहे थे, कॉन्सेप्ट ये उठ रहा था कि क्या वो इंडिया में टैक्स पे करेंगे, क्या वो इंडिया में रेजिडेंट है, मतलब क्या टैक्सेबिलिटी के अंदर में आएंगे? तो इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? वापस कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्या है? जैसे ही बिजनेस है, कंपनी है, इंपॉर्टेंट क्या है सोचना, वेयर इज द डी एक्चुअल कंट्रोल, डिफैक्टो कंट्रोल जिसको बोलते हैं, कहां पे है? अब तुम खुद सोचो कि ये कंपनी रजिस्टर्ड बॉम्बे में, ऑफिस बॉम्बे में, ये लोग जो कंपनी को चला रहे थे वो हैं कहां पे? बिजनेस कहां पे है उनका? वो कहां पे रहते हैं? इंडिया में रहते हैं। अब इन्होंने 2-3 इंप्लॉय हायर कर रखा था जो एमडी थे मान लो, या फिर कुछ ऐसे पोस्ट पे जो श्रीलंका में डे टू डे अफेयर्स और मैनेजिंग अफेयर्स को क्या कर रहे थे? मैनेज कर रहे थे। पर सीट जो पावर का था वो कहां पे था? बॉम्बे में। हेड एंड ब्रेन कहां था? बॉम्बे में। डिफैक्टो कंट्रोल कहां था? बॉम्बे में। डिएक्चुअल कंट्रोल कहां था? बॉम्बे में। तो कोर्ट ने ये कहा कि जब सब कुछ इस कंपनी को बॉम्बे से हैंडल किया जा रहा है, जस्ट बिकॉज मैनेजिंग अफेयर्स आपका वहां पे, लेट से ये वीडियो मैं बना रहा हूं, अब मैंने वीडियो बनाया पूरा, सब कुछ पढ़ाया मैंने, अब एक कोई मान लो किसी और ने एडिट करके आपको अपलोड कर दिया, पर क्या वो आपके लिए एज सच वो सारी चीजें कर पा रहा है? वो पढ़ाना जो इंपॉर्टेंट है, क्या वो सीट ऑफ, अभी भी इस वीडियो को ब्रेन कहां है? हमारे पास है, मेरे पास है। तो वही मैं कह रहा हूं कि एक्चुअल कंट्रोल, एक्चुअल फैक्टो कंट्रोल जिसको बोलते हैं, कंट्रोल कहां पे? तो बॉम्बे में। तो कोर्ट ने कहा बॉम्बे में है, तो फिर बॉम्बे में इसको माना जाएगा, इंडिया में टैक्सेबिलिटी के अंदर इसको रखा जाएगा। सो द क्वेश्चन हियर वाज वेदर एसएससी कंपनी वाज अ रेजिडेंट कंपनी और नॉट, तो ऑब्वियसली इसको यही बोला गया। ठीक है, यही तो केसेज इंपॉर्टेंट है। जो तीसरा केस है वेरी लेंथी केस, वोडाफोन का जो केस है, इसमें सिंपल आप याद रखना कि द कंसर्न्ड ऑफशोर ट्रांजैक्शन इज अ बोनाफाइड एफडीआई इन्वेस्टमेंट जो इंडिया के टेरिटोरियल जुरिडिक्शन से बाहर आता है। केमन आइलैंड कुछ ऐसे उधर कैरिबियन आइलैंड में कुछ ट्रांजैक्शन हुआ था, उसका कुछ इंडिया में रिलेशनशिप था, तो उसको देखकर माना गया था कि क्या वो इंडिया में टैक्सेबल होगा कि नहीं। तो वही सेक्शन 9 में जो मैंने आपको भी बताया था ना कि इंडिया में 4 चीजें होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या कोई इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है तो नहीं पाया गया, थ्रू और फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी इन इंडिया, ये भी नहीं पाया। ये था एक्चुअली इसका केस था, थ्रू द ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट सिचुएटेड इन इंडिया। कोई भी कैपिटल एसेट उसका इंडिया में सिचुएटेड नहीं था, और जो ट्रांसफर हुआ था वो कैपिटल सिचुएटेड नहीं था, तो इस पर्पस से 9(1) के अंदर उसको नहीं रखा गया। बेसिकली है ना कैपिटल सिचुएटेड, अगर ये 4 चीजें तभी तो बोलोगे ना कि हाँ इंडिया से उसका इनकम एक्रू और राइज हो रहा है। समझे कि नहीं समझे? ये बात थी।
बाकी देखो, अगर कुछ और आपको डाउट लगता है मुझे बताइए, मैं आपको जरूर अगले वीडियोस में बता दूंगा, तो प्लीज़ कमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आराम आराम से पढ़ाई, को बहुत ज़्यादा हार्डवर्क में पढ़ाया नहीं है, ठीक है। यहाँ तक था, खत्म हो गया एक बहुत बड़ा पोर्शन। इसके बाद कल से बात करेंगे हेड्स ऑफ इनकम की, बात करेंगे, 4-5 वीडियोस और लगेंगे, उसके बाद खत्म कर लेंगे टैक्सेशन लॉ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपना सपोर्ट दीजिए। एनी काइंड ऑफ सपोर्ट है, इट्स हाईली वेलकम। थैंक यू।